जेम्स बॉन्ड, जिसके बारे में हमने शुरू से ही कई सारी कहानियां सुनी है। अमेरिका का एक स्पेशल सीक्रेट एजेंट जिसने कई सारे मिशन अंजाम दिए, लेकिन ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है। आज मैं अपने देश के एक ऐसे रियल हीरो के बारे में आपसे बात करूंगा जिनके बहादुरी के किस्से सुन के अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति है कि ये पाकिस्तान को खुलेआम चुनौती देते हैं। That it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. ऐसा जासूस जो कि पाकिस्तान में खुद 7 साल तक मुसलमान बन के जासूसी करता है। यदि आप इनके स्ट्रेटजी या फिर षड्यंत्र को समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा पूरा पाकिस्तान इनसे डरता है। डोवल कौन है, ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? चौधरी साहब ये कौन है, जरा वजाहत कीजिए। काम पाकिस्तान में अजय डोवल जी 6 साल पाकिस्तान में कोवर्ट अपॉइंटमेंट में रहा इनके सफारत खाने में। अच्छा, अब ये ऑपरेशनल आदमी है, बेसिकली सारी उम्र इंटेलिजेंस का टेक्निकल ऑपरेटर है और ऑपरेशन लेवल पे काम करता रहा। राइज किया उसने अपनी आईबी के अंदर। इनके शब्दों के तीखे बाण पाकिस्तान के एक एटॉमिक बॉम्ब के बराबर है। ये भारत के ऐसे एकमात्र नागरिक है जिन्हें शांति काल में दिए गए दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। इन रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड का नाम है अजीत कुमार डोवाल। अभी वर्तमान में ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। दोस्तों, आज मैं अजीत डोवाल के बारे में आपको ऐसे 8 केस बताऊंगा जिनको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, पाकिस्तान में अजीत डोवाल 7 साल तक रहे थे और वहाँ का उन्होंने अपना एक किस्सा भी बताया है। अजीत डोवाल ने अपनी एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था लाहौर में औरिया की एक मजाल है जहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। मैं एक मुसलमान व्यक्ति के साथ उस वक्त रहता था। मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैं भी सोचा कि उस मजाल में चलता हूँ। वहाँ पर कोने में एक शख्स बैठा हुआ था। उसने मेरे को देखते ही एक सवाल किया कि क्या मैं हिंदू हूँ। डोवाल ने कहा, नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ। उस शख्स ने फिर मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ आओ। फिर वो शख्स मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम एक हिंदू हो। फिर डोवाल ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसने कहा कि आपके कान छिदे हुए हैं। मैंने कहा हाँ, बचपन में मेरे कान छिदवा दिए गए थे, लेकिन फिर मैं बाद में कन्वर्ट हो गया मुसलमान में। नहीं, तुम बाद में कन्वर्ट नहीं थे। खैर, तुम उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो यहाँ पे लोगों को शक हो जाएगा। उसने फिर कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कैसे पहचाना? मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि मैं भी एक हिंदू हूँ। फिर उसने एक अलमारी खोली जिसमें शिव और दुर्गा की प्रतिमा रखी गई थी। उसने कहा, देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर मुझे एक मुस्लिम धार्मिक के रूप में लोग जानते हैं। एक दंगे में मेरे परिवार को सबको यहाँ पे मार दिया गया था, इसलिए अब मैं यहाँ पे भेष बदल के रहता हूँ। इस बात से साफ होता है कि अजीत डोवाल पाकिस्तान में 7 साल एक अंडरकवर एजेंट बन के रहे थे। नंबर 2, 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट, जिसको MNF भी कहा जाता है, मिजोरम का एक संगठन बना था जिसके लीडर लाल डेंगा थे, जो कि आगे चल के मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी बने, CM। MNF ने मिजोरम को एक अलग देश बनाने की डिमांड की। इसी के चक्कर में MNF ने पूरे ही मिजोरम में बहुत ही अशांति फैला के रखी थी। उसी को समाप्त करने के लिए अजीत डोवाल को ही मोर्चा संभालने को दिया था। 2 साल बाद ही वो मिजोरम चले गए, जहां पे फिर वो 5 साल रहे। और इन 5 सालों में जो भी राजनीति बदलाव हुए गए उसका पूरा श्रेय अजीत डोवाल को ही दिया जा सकता है। 1986 में अजीत डोवाल ने लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडर्स का विश्वास जीत लिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि लाल डेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति समझौता का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। ये उनके कार्य में से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया था उन्होंने, और सबसे बड़ी सफलता भी। उन्होंने बागी ग्रुप की जासूसी करने के लिए कई साल नॉर्थ ईस्ट में बिताए और इसी टाइम उन्होंने म्यांमार और चीन के विद्रोहियों के साथ भी कई दिनों तक समय बिताया। मिजोरम से अजीत डोवाल सिक्किम गए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के सफल अभियान के बाद उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। नंबर 3, 80 के दशक में पंजाब में हिंसा का युग चालू हो गया था। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर, और जब पंजाब में हिंसा का दौर चरम सीमा पे था
तब खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह ने और उनके साथियों ने गोल्डन टेम्पल पे कब्जा कर लिया था। तब अजीत डोभाल ने गोल्डन टेम्पल पे जाकर कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। इस पे अजीत डोभाल की जिंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था, लेकिन अजीत डोभाल ही थे जिनने खालिस्तानियों की सारी गुप्त जानकारी हमारे सुरक्षा बलों को दी थी। और वो अजीत डोभाल ही थे जिनकी वजह से ऑपरेशन ब्लैक थंडर सक्सेसफुल हो पाया था। नक्शा, हथियार, लोग कहाँ कहाँ छुपे हैं, इसकी सारी सटीक जानकारी अजीत डोभाल ने ही प्रोवाइड करवाई थी। असलियत में अजीत डोभाल एक रिक्शा वाले बन के स्वर्ण मंदिर के आसपास कई दिनों तक जासूसी की थी उन्होंने। एक बार खालिस्तानियों को शक हुआ कि एक रिक्शा वाला अजीत डोभाल है, तब वो उस रिक्शा वाले को पकड़ के स्वर्ण मंदिर में उनको अंदर लेके गए थे। पूछताछ में उनने अपने आप को पाकिस्तानी ISI एजेंट बताया और ये भी बोला कि पाकिस्तान ने मुझे आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पे भेजा है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर से 2 दिन पहले वो स्वर्ण मंदिर के अहाते में घुसे और खालिस्तान की कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर वहाँ से बाहर निकल के आ गए। नंबर 4, अजीत डोभाल के कश्मीर में भी कई सारे काम बहुत जानी है, तो उनको भी हम जानते हैं। अजीत डोभाल आतंकवादियों के कई सारे संगठन को भी तोड़ने में सफल रह चुके हैं। 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हुआ था। वो कट्टर कश्मीरी आतंकवादी कूका पार का ब्रेन वॉश करने के बाद उसका दिल जीतने में कामयाब रहे और चालबाजी करके उसे मार दिया। नंबर 5, 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस IC-814 को काठमांडू में हाईजैक कर लिया था, अपहरण करने वाले विमान को अफगानिस्तान के कांधार में लेकर गए थे और वहाँ पे 180 लोग को बंधक बना लिया गया था। तब डोभाल ने सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पर जाके पूरा मामला सुलझाया था और सबको बचा कर भी लाए थे। 1971 से लेकर 1999 तक इंडियन एयरलाइंस के 15 अपहरण को रोका। इसके अलावा सन 2004 से लेकर अजीत डोभाल ने मल्टी एजेंसी जॉइंट टास्क फोर्स इंटेलिजेंस की स्थापना की थी, जिसका मकसद था 2 अलग अलग संस्थाओं को एक ही मंच में आके पेश करना और एक साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करना। नंबर 6, डोभाल ने यासिन मलिक, सबीर शाह, पाक समर्थक सैयद अली शाह गिलानी को भी बात करने पर मजबूर किया ताकि शांतिपूर्वक युद्ध का हल निकले। यानी एक प्रकार से वो मनोवैज्ञानिक युद्ध के भी मास्टर थे। 2009 में NSA बनने से पहले डोभाल ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की थी। मोदी सरकार ने डोभाल को रिटायरमेंट से बाहर निकाला और उन्हें 30 मई 2014 को भारत का 5वां NSA बना दिया गया। नंबर 7, जून 2014 में जब भारत के 46 नर्सों को इराक के तिक्रिक में बंदी बना लिया गया था, तब वो अजीत डोभाल का ही दिमाग था कि वो 46 नर्स भारत में सुरक्षित पहुंच गई थी। डोभाल ने 25 जून 2014 को इराक के लिए एक टॉप सीक्रेट प्लेन को भेजा। इन्होंने इराक में जाके हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स बनाए, जिनकी वजह से वो सारी नर्स भारत में सुरक्षा पूर्वक आ गई थी। सलमान खान की मूवी टाइगर जिंदा है इसी रियल बेस घटना पर आधारित है। नंबर 8, 4 जून 2015 को मणिपुर के चंडेल जिले में इंडियन आर्मी पे हमला कर दिया था, जिसपे हमारे देश के 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारतीय सेना ने वहां पे पूरे ही संगठन को नष्ट कर दिया था। ये सब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में सब कुछ दिखाया गया है। इसके पीछे का भी दिमाग अजीत डोभाल का ही था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हॉट पैराशूट दिया गया था। इस मिशन में हमारे जवानों ने 40 मिनट में 38 नागा बागियों को ढेर कर दिया था और 7 उसमें से घायल हो गए थे। वो अजीत डोभाल ही थे जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया था। इसके पूरे मास्टरमाइंड भी अजीत डोभाल ही थे। इन्होंने डोकलाम गतिविधियों को भी समाप्त करने पे अपना योगदान दिया था। पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक का भी आइडिया अजीत डोभाल का ही था, जब कटोरा पाकिस्तान ये सोच रहा था कि इस बार हिंदुस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। जब अभिनंदन को 60 घंटों के लिए बंदी बना लिया गया था, तब वो अजीत डोभाल ही थे जिनकी वजह से अभिनंदन इतनी आसानी से हमारे देश में दोबारा आ पाया था। यही नहीं, 370 हटने के बाद अजीत डोभाल खुद जमीन पर उतरकर काम करते हुए दिखे थे
और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाते हुए दिखे थे। अजीत डोभाल वो सबसे कम उम्र के थे जब उनको प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड मिला था, सिर्फ 6 साल के अंदर। इसके बाद उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला गया, जो हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन चुने हुए व्यक्ति को मिलता है। उनको कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया था। कीर्ति चक्र सिर्फ आर्मी वाले लोगों को मिलता है, लेकिन वो पुलिस वाले होकर भी उन्हें कीर्ति चक्र प्राप्त किया और ये एक नया इतिहास बनाया था। सुनने में ये भी आ रहा है कि अजीत डोभाल के ऊपर एक मूवी बनने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमि निभाने वाले हैं। आज भी अजीत डोभाल हर समय काम कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि उनको अपने पूरे देश की रक्षा करनी है। इनके माइंड गेम्स और इनकी स्ट्रेटजी सुनकर अच्छे अच्छे देशों की हालत ख़राब हो जाती है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है अजीत डोभाल के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।